हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनेश्वर प्रसाद और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये कम्प्लीटली डेडिकेट होने वाला है जो आईआईटी जैम के स्टूडेंट्स हैं, जो आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या तो करने वाले हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा वीडियो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है और फिजिक्स के लिए, कोई और अनदर सब्जेक्ट के लिए नहीं, फिजिक्स के लिए। तो आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, वो हम पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और हमारा पहला चैप्टर है मैथमेटिकल फिजिक्स। हम मैथमेटिकल फिजिक्स करेंगे और मैथमेटिकल फिजिक्स में से सबसे पहले हम वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। तो वेक्टर कैलकुलस में भी उसके कई पार्ट्स हैं, तो हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आप देखिएगा। तो जो वेक्टर कैलकुलस है, तो उसमें से हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम तो पढ़ेंगे पहले वेक्टर कैलकुलस। हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं और वेक्टर कैलकुलस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने 11th या 12th क्लास में वेक्टर पढ़ रखा है उसका हम एक रिव्यू करेंगे। अ, अगर आपको अच्छी तरह से वेक्टर नहीं आता है तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक करके पूरी डीपली समझाऊंगा कि वेक्टर होता क्या है, और जितना भी वेक्टर में पढ़ाऊंगा पूरी डीपली पढ़ाऊंगा, ना कि पार करके। तो मैं सबसे पहले वेक्टर रिव्यू करूंगा। बेसिक रिव्यू ऑफ वेक्टर्स। जो हमने 11th या 12th क्लास में वेक्टर पढ़ रखा है उसका एक रिव्यू करने वाला हूं। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। जो वेक्टर्स के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है तो उन दोनों का प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। तो हमने पढ़ रखा होगा कि वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का दो मेथड होता है। एक स्केलर प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तीसरा हम क्या देखेंगे, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल। हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल लिखेंगे। यह आपके लिए नया होगा। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ चुके होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आता होगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल होता क्या है। और अगर आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में होंगे और आप नहीं पढ़े होंगे तो कोई भी बात नहीं, मैं अच्छी तरह से बताऊंगा कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल होता क्या है। फोर्थ में मैं बताऊंगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। इंटीग्रेशन आपने 12th में पढ़ रखा होगा। एक फाइनाइट इंटीग्रेशन था, एक इनफाइनाइट इंटीग्रेशन था। तो मैं लाइन इंटीग्रेशन करूंगा किसी भी वेक्टर्स का, उसके बाद सरफेस इंटीग्रेशन की बात करूंगा। सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। सरफेस इंटीग्रेशन के बाद मैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन में आऊंगा। वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स। उसके बाद जो वेक्टर से रिलेटेड कुछ थ्योरम है, तो उन थ्योरम्स के बारे में बात करूंगा। जैसे डाइवर्जेंस थ्योरम हो गया,
तो इन सारे थ्योरम्स, 3 थ्योरम्स है बेसिकली। तो मैं उन थ्योरम्स के बारे में भी बात करूंगा। थ्योरम्स ऑफ वेक्टर्स। फिर मैं बात करूंगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे। फिर मैं बात करूंगा ऑर्थोगोनल कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स के बारे की। ये सारी चीजें होता क्या है। तो मैं आज स्टार्टिंग से शुरू से स्टार्ट करूंगा। जो वेक्टर्स है उसका रिव्यू करने वाला हूं। तो आप हेडिंग लगा देंगे वेक्टर। हम आज वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, हमें वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमें वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे हम डायमेंशनल वन डायमेंशनल मोशन की बात करें, एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, तो जब हम एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम एक स्ट्रेट लाइन की ही बात कर रहे हैं। ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और कोई पार्टिकल इसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और हम इस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन ये मान लेते हैं। ठीक है, तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि इसका 2 ही डायरेक्शन होगा। अगर हम एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे तो उसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और अगर हम नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे तो उसका नेगेटिव डायरेक्शन होगा। अगर मैं खड़ा हूं यहाँ पे ओरिजिन बन के, ये मेरा लेफ्ट साइड है और ये मेरा राइट साइड है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, और अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रहा हूं तो जो मेरा डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगा। इससे तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि मैं अगर स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हूं मेरा 2 ही डायरेक्शन होगा। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके डायरेक्शंस मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होते हैं। जैसे मेरे पास वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सलरेशन है, फोर्स है, ये सारे के सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे वेक्टर क्वांटिटी है जिनके साथ मैग्नीट्यूड तो होते ही होते हैं पर डायरेक्शन भी होते हैं। तो मैं जब एक 1D मोशन की बात कर रहा हूं तो हमें तो पता चल जाता है कि 2 ही डायरेक्शन होता है। पर मैं जब एक इस प्लेन की बात करूं, जब मैं प्लेन में मोशन करूं तो वहां तो 2 डायरेक्शंस होंगे। एक मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया और एक वाई एक्सिस हो गया। इधर भी हो जाएगा माइनस एक्स एक्सिस और इधर माइनस वाई एक्सिस। तो मैं जब एक प्लेन की बात करूं तो वहां तो डायरेक्शन 2 तो नहीं होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ही तो नहीं होगा ना। या तो बहुत सारे डायरेक्शंस भी हो सकते हैं, एक इधर भी हो गया, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे। तो ये मैं एक तो प्लेन की बात किया, और जब मैं स्पेस की बात करूं, 3D की बात करूं, तो वहां भी तो बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस होंगे। तो ये इस सिचुएशन को डील करने के लिए हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वो है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जैसे भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है और उसको हम 3D में बात कर रहे हैं तो उसका तो डायरेक्शंस बताने के लिए हमें एक नया फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ा, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तो था कि हमें वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ा।
अब हम वेक्टर पे आते हैं। तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर, अगर हम इसका डेफिनेशन की बात करें, तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। क्या? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है पूरी तरीके से? तो जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट। अगर मैं करंट की बात करता हूं, तो वो एक, क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड तो है और डायरेक्शन भी है, पर क्या वो वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, मैं बताता हूं। क्योंकि वेक्टर का और एक चीज होता है कि वेक्टर लॉ और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए, तभी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां से चलना शुरू करता हूं और सामने स्कूल आता है। मैं वहां पे जाता हूं, फिर वहां से मैं मार्केट जा रहा हूं, मार्केट से फिर मैं घर वापस आ रहा हूं इसी पोजीशन पे। मैं ए पोजीशन से चलना शुरू किया, यहाँ बी पोजीशन पे गया, बी से फिर मैं सी तक आया और सी से फिर मैं ए तक गया। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और जो डिस्प्लेसमेंट है, ये तो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, ना कि जो पाथ है वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया। पर अब अगर हम करंट की बात करें, एक लूप की बात करें, जब एक लूप में करंट फ्लो होता है, तो जब एक कंप्लीट लूप होता है, तो क्या उसका करंट, क्या उस लूप में करंट जीरो होता है? नहीं, नहीं होता है। तो जो करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, जिस वजह से करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर का कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गया? कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन है, द फिजिकल quantities is having magnitude as well as direction and must obey the laws of वेक्टर एडिशन। ठीक है, एग्जाम्पल में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, एटसेट्रा। एक नोट डाल के लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था कि करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। नोट, एन इलेक्ट्रिक करंट has direction
as well as magnitude, but it is not a vector quantity because it does not add like वेक्टर। इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा क्योंकि वो वेक्टर की तरह ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो वेक्टर होता है जो वेक्टर क्वांटिटी होता है वो तब भी चेंज हो सकता है। दोनों तीन कंडीशन होता है कब कब वो चेंज हो सकता है। तो वेक्टर क्वांटिटी में जब हम उसका मैग्नीट्यूड को चेंज करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा। सेकंड, जब हम उसका डायरेक्शन में चेंज करेंगे तब वो चेंज हो जाएगा। थर्ड, जब हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंजेस करेंगे तब भी वो चेंज हो जाएगा। तो एक पॉइंट बना के लिख लेंगे नीचे में, स्टार दे changes if either their magnitude, direction और both। जब मैग्नीट्यूड में चेंज हो, डायरेक्शन में चेंज हो या तो दोनों चेंज हो तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई एक वेक्टर है, मान ले कोई एक वेक्टर है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। दो रिप्रेजेंटेशन होता है इसका, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर का रिप्रेजेंट करने का, वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और एक होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, किसी अल्फाबेट से हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या तो फिर अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर उसके हेड पे हम एक एरो लगाते हैं। तो जो वो अल्फाबेट है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता है और जो उसके ऊपर हम एक एरो लगा दिए वो उस वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। या तो फिर हम एक बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ग्राफिकल तरीका। इसमें जो ये होता है ये एंड होता है, ये टेल होता है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं, या तो टर्मिनल पॉइंट भी बोलते हैं। टेल बोले या तो टर्मिनल पॉइंट बोले। और ये जो होता है आगे वाला हिस्सा, इसको हम लोग हेड बोलते हैं, या तो सॉरी ये टर्मिनल पॉइंट नहीं होगा, ये इनिशियल होगा। जो टेल वाला हिस्सा हो गया वो इनिशियल पॉइंट हो गया और जो हेड वाला हिस्सा हो गया ये टर्मिनल पॉइंट हो गया। ठीक है, ये तो वह ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी वेक्टर का। पर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बोला कि एक अल्फाबेटिकल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए मान लिए, इसके ऊपर हम एक एरो लगाते हैं तो ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हो गया। या तो फिर हम बोल्ड लेटर से ए को ही अगर हम बोल्ड करते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं।
पर बोल्ड करना थोड़ा टिपिकल होगा, तो हम जनरली इस तरीके से दिखाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल के तरीके तौर पे, फोर्स फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स को हम लिख सकते हैं एफ अल्फाबेट नंबर, उसके ऊपर एक एरो लगा दिए, इक्वल टू मान लेते हैं 20 न्यूटन। तो फोर्स मेरा है 20 न्यूटन। डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि लग किधर रहा है, ठीक है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो इसके ऊपर भी हम एक एरो लगाएंगे 20 मीटर पर सेकेंड, जो मेरा वेलोसिटी है। एक्सलरेशन की बात करें तो ए से करेंगे इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारे के सारे मेरा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। अब आपने एक चीज पढ़ा होगा, जो पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। जब हम वेक्टर की बात कर रहे होते हैं तो हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है। तो आप हेडिंग लगाएंगे पोजीशन वेक्टर, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर उस वेक्टर को बोलते हैं जो किसी भी पॉइंट का एक हाँ, कोई भी एक वेक्टर जब किसी पॉइंट का पोजीशन बताए किसी ओरिजिन का रेस्पेक्ट में। अगर हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका ओरिजिन ये हो जाएगा ना। तो जब कोई वेक्टर किसी पॉइंट का पोजीशन बताएगा इस ओरिजिन का रेस्पेक्ट में, तो उसको हम पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे मेरा कोई एक पार्टिकल है पी पोजीशन पे, पी पे मेरा कोई एक पार्टिकल है। तो जब हम इस पार्टिकल को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे, ये R1 मेरा हो गया, तो यही जो स्ट्रेट लाइन है यही पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और यही पोजीशन वेक्टर होता क्या है, ये जो मेरा पॉइंट P है उस पॉइंट P को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसका डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें, मैं आपको डिक्टेट कर देता हूं। अ वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a vector which gives position of an object with respect to the origin of a coordinate system, with respect to the origin of a coordinate system is called position vector. अब जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दो चीज बताता है। क्या क्या बताता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है, कहां से, ओरिजिन से उस पोजीशन तक। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, तो पहले ये बताता है कि ओरिजिन से उस पोजीशन तक का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बताता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। और दूसरा क्या बताता है, वो उस पोजीशन का डायरेक्शन बताता है किसके रेस्पेक्ट में, तो ओरिजिन का रेस्पेक्ट में। दूसरा क्या बताता है, उस पोजीशन का, उस ऑब्जेक्ट या पोजीशन का डायरेक्शन बताता है ओरिजिन का रेस्पेक्ट में। उसके बाद मैंने बोला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है, अगर हम यहाँ मेरा एक ऑब्जेक्ट है पी पोजीशन पे, अगर हम इसको डिस्प्लेस करके, ये ऑब्जेक्ट पी पोजीशन पे है, किसी टाइम टी पे है, अगर हम इसको डिस्प्लेस करके क्यू पे ले गए किसी टाइम टी प्राइम पे, तो ये जो मेरा हो जाएगा, ये मेरा R2 पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और यही जो डिस्प्लेस हुआ ना, चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन में चेंज हुआ टाइम का रेस्पेक्ट में,
उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन की ओर होगा। ये मेरा इनिशियल पोजीशन था, ये मेरा फाइनल पोजीशन हुआ, तो इसका डायरेक्शन इधर की ओर होगा। आया समझ में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन में चेंज होता है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये हो गया आर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से। मैंने बोला पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा आर से, और डेल्टा आर होगा क्या? डेल्टा आर इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये मेरा फाइनल पोजीशन हो गया, ये इनिशियल पोजीशन हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो R2 माइनस R1 ये हो गया डेल्टा R। इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा तो उसे हम लिख सकते हैं। इसका मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट हो गया P का x1, y1, और ये जो मेरा Q था इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2, y2। ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो मेरा पोजीशन वेक्टर R2 हुआ वो R2 क्या हो गया? x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अगर हम जो i है उसको कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये मेरा हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन। इट इज दैट वेक्टर which tells how much and in which direction an object has changed its position in a time interval। मैंने आपको वही बताया था, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई एक ऑब्जेक्ट टाइम का रेस्पेक्ट में कितना और किस डायरेक्शन में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको पोजीशन वेक्टर समझा दिया, वेक्टर समझा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि वेक्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, कि कौन कौन टाइप्स के वेक्टर होते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो जो मेरा फर्स्ट वेक्टर का जो पहला टाइप है वो है नल वेक्टर। जो फर्स्ट टाइप है वेक्टर का वो है नल वेक्टर। अब नल वेक्टर होता क्या है? तो वो तो नल वेक्टर होता क्या है? तो वो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट, जो जिसका हेड और टेल कोइंसिडेंट हो, कोइंसाइड करे, तो उस वेक्टर को हम नल वेक्टर बोलेंगे, क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है। अगर हम बात करें कोई एक वेक्टर का, जैसे मैं आपको बताया कि वो वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, तो कोइंसाइड कब करेगा? ये हो गया एक वेक्टर, इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट भी यही होगा। अगर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे होगा, कोइंसाइड करेगा, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 0 होगा ही होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर having coincident
initial and terminal point, that is its magnitude is 0 and it has any arbitrary डायरेक्शन। नल वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करने की वजह से उसका मैग्नीट्यूड तो जीरो होगा, और जीरो वेक्टर नल वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगर दूसरा वेक्टर की बात करूं तो वो होता है मेरा रेसिप्रोकल वेक्टर। अब रेसिप्रोकल वेक्टर होता क्या है? रेसिप्रोकल वेक्टर, इसका डेफिनेशन होगा वेक्टर्स having same direction but reciprocal magnitude corresponding to original वेक्टर। वो वेक्टर्स जिसका डायरेक्शन तो सेम होता है पर उसका मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर के करस्पॉन्ड रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उल्टा होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स ए रेज टू पावर -1। ए रेज टू पावर -1 क्योंकि मैंने बोला कि कोई एक वेक्टर ए है, ए का रेसिप्रोकल जो उसका वेक्टर रेसिप्रोकल वेक्टर होगा उसको हम ए रेज टू पावर -1 के तौर पर लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक वेक्टर अल्फा है, कोई एक नहीं कोई एक वेक्टर अल्फा है जो दूसरे वेक्टर जो मेरा वेक्टर ए है उस वेक्टर का रेसिप्रोकल है। मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है, उसका रेसिप्रोकल अल्फा है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसका मैग्नीट्यूड किसके मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल के बराबर होगा? तो जो मेरा वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल के बराबर होगा। मैंने बोला मेरे पास एक वेक्टर ए है और जो अल्फा है इसका रेसिप्रोकल है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ए रेज टू पावर -1। इसका मैग्नीट्यूड का रेसिप्रोकल ही तो करना था। तो ये रहा मेरा रेसिप्रोकल वेक्टर। अब मैं थर्ड वेक्टर की बात करता हूं, तो मैं बात करूंगा पैरेलल वेक्टर की। तो ये बहुत ही आसान है। पैरेलल वेक्टर होता क्या है? पैरेलल वेक्टर्स डेफिनेशन लिख लें। द vectors which have
the same direction but may or may not have the same magnitude are called parallel वेक्टर। मैंने कहा वो वेक्टर जिनके डायरेक्शन तो सेम होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, उन वेक्टर्स को हम पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। अगर मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, दो वेक्टर लेता हूं, एक है 20 न्यूटन जो कि फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और एक है 40 न्यूटन। इन दोनों का डायरेक्शंस तो सेम है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैं वही बताया कि डायरेक्शन सेम होंगे पर मैग्नीट्यूड कोई जरूरी नहीं है कि सेम होंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी में स्टार मार्क करके लिख लें। मैंने अभी बोला डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो पैरेलल वेक्टर है। पर अगर हम मैग्नीट्यूड भी सेम कर दें, डायरेक्शन तो सेम था ही, अगर हम मैग्नीट्यूड भी सेम कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इफ parallel vectors have the same magnitude then they are termed as equal vector। अगर पैरेलल वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, डायरेक्शन तो सेम था तो वो इक्वल वेक्टर कहलाएगा। फोर्थ नंबर में अगर हम पढ़ते हैं तो होता है एंटी पैरेलल वेक्टर। फोर्थ की बात करूं तो हम एंटी पैरेलल की बात करूंगा। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर होता क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करें? The vectors having vectors which are opposite in direction to each other, the magnitude may or may not be same। वो दो वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो और जो मैग्नीट्यूड है सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। ये मेरा वेक्टर्स है। एक वेक्टर है 40 न्यूटन
जो इधर की ओर डायरेक्शन है, और एक वेक्टर है 20 न्यूटन जो इधर की ओर डायरेक्शन है। ठीक है, इसी में एक नोट बना के लिख लेंगे स्टार मार्क। जैसे मैंने पैरेलल वेक्टर में भी बताया था कि अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है, डायरेक्शन तो इक्वल हो सेम होता ही होता है, तो उसको हम इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अगर हम एंटी पैरेलल वेक्टर की बात कर रहे हैं तो एंटी पैरेलल वेक्टर में हमने देखा कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, मैग्नीट्यूड बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर जब मैग्नीट्यूड बराबर होता है एंटी पैरेलल वेक्टर का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। इफ एंटी पैरेलल vectors have same magnitude, then they are termed as नेगेटिव वेक्टर। ठीक, फिफ्थ आता है को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर होता क्या है, vectors which are originated from the same point is called co इनिशियल वेक्टर। जो वेक्टर जितने भी सारे वेक्टर्स है, उन सारे वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम होगा, उन वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। मान लेते वेक्टर मेरा एक ये है, इसका ओरिजिन इनिशियल पोजीशन ये है, सेम वेक्टर ये है, उसका भी इनिशियल पोजीशन यही है। इसी तरह वेक्टर ये है, जितने भी सारे वेक्टर्स हैं उन सारे वेक्टर्स का इनिशियल पोजीशन सेम हो, एक ही हो, तो इन सारे वेक्टर्स को हम को इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अगर एक मैं बात बताता हूं, जो वेक्टर्स हैं उसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं बिना उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हुए। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है ए, तो इसको हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम यहां से यहां घिसका के ला सकते हैं। अगर वेक्टर मेरा यहाँ एक ए है तो इसको हम पैरेलली ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब मैंने पढ़ा क्या वेक्टर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखा। वेक्टर्स जो पोजीशन वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो देखा। उसके बाद जो वेक्टर्स के टाइप्स होते हैं वो हमने देखा। अब हम करेंगे कि वेक्टर जो, अगर वेक्टर दिया हुआ है, दो वेक्टर मेरे पास दिया हुआ है, तो हम उसको ऐड कैसे करेंगे। तो हेडिंग लगा देंगे एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
वेक्टर को ऐड करने का दो तीन तरीके हैं। पहला तो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कब काम करता है? जब मेरे पास दो वेक्टर्स दिया हुआ है और अगर हमको उसको ऐड करना है तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ऐड कर सकते हैं। सेकेंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में हम कितने वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं? तो जो मेरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है तो उस लॉ में भी हम दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। पर तब हम क्या करेंगे, जब मेरे पास बहुत सारे दो से ज्यादा वेक्टर्स दिए हुए होंगे तो उस समय हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। पर हमें उतना नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा, उतना आता है नहीं, तो हम सिर्फ दो ही लॉ पढ़ेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और एक चीज है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें होता क्या है, बोलता क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? इफ टू vectors are taken as the sides of a triangle and are connected from head to tail, connected from head to tail, then the sum of these two vectors of these two vectors is third side of the triangle. In रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, मैंने क्या लिखा कि अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल का दो साइड्स को बताता है तो जो उसका जो ट्रायंगल का दो साइड को बताता है और वो हेड टू टेल कनेक्टेड हो, हेड टू टेल, टेल टू हेड कनेक्ट, हाँ, हेड टू टेल कनेक्टेड हो, तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का तीसरा साइड को बताएगा और रिवर्स ऑर्डर में होगा। वो कैसे? तो वो ऐसे कि ये एक वेक्टर है, वेक्टर ओ ए, ठीक है, वेक्टर ओ ए जिसको हम ए भी बोल सकते हैं, ये एक वेक्टर है, ये ट्रायंगल का एक साइड को बता रहा है और टेल से हेड है। अब इसका हेड से दूसरा वेक्टर का टेल को कनेक्ट करेंगे, ए और बी, ठीक है। तो ये ओ ए एक वेक्टर हो गया और ए बी एक वेक्टर हो गया। इसका हेड से इसका टेल कनेक्टेड है, हेड टू टेल कनेक्टेड है। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या बता रहे हैं? ट्रायंगल का दो साइड्स को बता रहे हैं। तो मैं बोला जो तीसरा वेक्टर होगा वो ट्रायंगल का थर्ड साइड को बताएगा और वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा। और जो अब जो होना था, यहां से इस वेक्टर का हेड, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ करता ना,
तो इधर होना था, ये हेड था और ये टेल था और इसका हेड, पर ये ऐसे न होकर ऐसे हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको अगर हम बी मान लेते हैं तो ये मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है और आर हो जाएगा ए प्लस बी। यही मैंने लिखा था कि अगर दो वेक्टर्स ट्रायंगल का दो साइड्स को बताता है तो जो मेरा रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल को तीसरे साइड को बताएगा और रिवर्स ऑर्डर में होगा। तो ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। अब पैरेललोग्राम लॉ बोलता है क्या है? जो हमारा पैरेललोग्राम लॉ है वो क्या बोलता है? If two vectors are taken as the side, if two vectors are taken as the two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, drawn from a common point, then their resultant is the as diagonal of the, then their resultant is the diagonal of the parallelogram passing through the guide point. Diagonal of the parallelogram passing through that point। हमने ये बोला कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स हैं तो जो मेरा रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और उसी पॉइंट से पास करेगा, उसी पॉइंट से पास करेगा। तो अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, ये रहा मेरा एक वेक्टर ओ ए, इसको मैं ए नाम दे देता हूं, और मेरा एक दूसरा वेक्टर रहा ये ओ बी, इसको मैं बी नाम दे देता हूं। तो मेरा ये एक पॉइंट था, इसी पॉइंट से एक वेक्टर ये ओरिजिनेट हुआ और सेम पॉइंट से इनिशियल पोजीशन दोनों का सेम है और इसी पॉइंट से एक वेक्टर ओ बी है। तो ये मेरा एक एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम का। तो जो मेरा रिजल्टेंट हो तो ये मेरा एडजेसेंट साइड्स हो गया। तो इससे मैं क्या एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकता हूं। और मैंने बताया था कि वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा। तो बी को हम यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे इस तरह, और ए को हम यहाँ पे पैरेलली शिफ्ट कर लेंगे इस तरह। यहाँ पे एक मेरा पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। मैं बोला था कि इसका रिजल्टेंट जो होगा पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। तो यही ये जो डायगोनल है इसको मैं नेमिंग अगर करूं, ए के जगह ना सॉरी हाँ ए ले लेते हैं और ये बी ले लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ये जो मेरा ओसी है पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा और यही डायगोनल इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट भी होगा। तो ये जो मेरा रिजल्टेंट है आर, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर
बी। ठीक है, ये तो समझ में आ गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे होता है। अब एक चीज, जो वेक्टर एडिशन होता है, जो वेक्टर एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मेरे पास अगर वेक्टर एक वेक्टर ए है प्लस बी है, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, तो ये हो जाएगा वेक्टर बी प्लस ए। एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो एसोसिएटिव लॉ में हो जाएगा ए बी ब्रैकेट क्लोज सी इक्वल टू ए, अब ब्रैकेट बी प्लस सी। ये रहा कम्यूटेटिव लॉ, ये रहा एसोसिएटिव लॉ। अब मैं बोला था एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, हमने पढ़ा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड में वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ही एनालिटिकल मेथड में कन्वर्ट करता हूं। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या था, जो ये था दो वेक्टर्स, दो एडजेसेंट वेक्टर जो एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो, ओ, इसको हम P दे देते हैं और इसको हम Q दे देते हैं नाम। इससे मेरा एक पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। इसको, इस वेक्टर को हम अगर शिफ्ट करें तो यहां से ये आ गया, इस वेक्टर को यहां शिफ्ट करें तो यहां से ये आ गया, और जो इसका डायगोनल होगा, इसका रिजल्टेंट होगा, ये R हो गया रिजल्टेंट। इसको हम A लिख सकते हैं, वेक्टर A लिख सकते हैं, इसको हम वेक्टर B लिख सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस वेक्टर B, और ये दोनों जो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B थीटा एंगल पे इंक्लाइन है, थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। अब हम इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम ये जो वेक्टर था A, इसको हम आगे की ओर प्रोड्यूस करते हैं, एक्सटेंड किए आगे की ओर, और हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वेक्टर ए पे। यहां से ये जो मेरा एस था, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। तो मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एस एन पॉइंट तक। तो ये जो मेरा वेक्टर शिफ्ट किया, ये बी वेक्टर था। अब देख सकते हो कि ये जो मेरा एंगल ट्रायंगल बना, ये ओ एस एन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम रिजल्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आता है और हमें रिजल्टेंट फाइंड करना होता है, ये रिजल्टेंट होता है, तो अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है तो हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वही तरीका लगाएंगे। तो अगर ये बी और ये ए के बीच एंगल थीटा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, ये एंगल पी क्यू ओ पी इक्वल टू एंगल एस पी एन इक्वल टू थीटा। तो ये भी थीटा हो गया, ये एंगल बराबर है, तो थीटा हो गया। ठीक है, तो ये थीटा हो गया। तो हम ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और ये बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है, एस एन परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेनस क्या है, पी एस हाइपोटेनस है। तो एस एन जो मेरा परपेंडिकुलर है इक्वल टू क्या हो गया, एस एन इक्वल टू पी एस साइन थीटा, और पी एस क्या है, बी साइन थीटा। यही है ना।
अब मेरा कोस थीटा है, हम बेस निकालना है, कोस थीटा लगाएंगे तो कोस थीटा इक्वल टू पी एन बाय पी एस, बेस बाय हाइपोटेनस पी एस, और पी एन इक्वल टू पी एस इंटू कोस थीटा, और पी एस क्या है तो बी कोस थीटा, यही है ना। तो यहां से मेरा पी एन आ गया और एस एन भी आ गया। अब हम ये राइट एंगल ट्रायंगल जो देखे थे, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ एस एन की, तो ओ एस एन में ये मेरा रिजल्टेंट फाइंड करना था। तो अगर मैं रिजल्टेंट आर स्क्वायर की बात करता हूं, तो आर स्क्वायर की जब भी बात करूंगा तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बेस मेरा ओ एन का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एस एन का स्क्वायर हो गया। अगर यहां से मैं स्क्वायर हटा दूं तो यहां पे रूट आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इक्वल टू अंडर रूट ओ एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर। अब मेरा ओ एन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, एक ओपी प्लस पी एन, तो ओ एन हो जाएगा ओपी स्क्वायर प्लस पी एन का स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर, सॉरी ओपी प्लस पी एन का होल स्क्वायर प्लस एस एन का स्क्वायर। अब मेरे पास ओपी क्या था, तो ओपी वेक्टर ए है। अब पी एन क्या है, तो बी कोस थीटा, तो बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस एस एन क्या है, एस एन बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। यहां तक क्लियर हो गया ना। मैं इधर सॉल्व करता हूं आगे। अब क्या था, इसको अगर हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें तो मेरे पास क्या आता है, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी यहां हम वेक्टर की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, प्लस में ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये तो अंडर रूट में ही है, इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से हम बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर मेरा क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहां से सोर्स से बी बच जाएगा। तो मेरे पास यहाँ बी बच जाएगा, इन दोनों को सोल्व करने पे बी बचेगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मेरा रिजल्टेंट फाइंड हो गया। तो ये तो मेरा मैग्नीट्यूड निकला, ये मेरा मैग्नीट्यूड निकला। अब हम इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए। जो वेक्टर ए और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच एंगल होगा अल्फा, वही अल्फा इन दोनों का डायरेक्शन होगा। तो अब हमें अल्फा फाइंड करना है, तो अब हम अल्फा को कैसे फाइंड करेंगे, अल्फा को कैसे फाइंड करेंगे, तो मेरे पास ये है और ये है, तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या था, बी साइन थीटा बाय नीचे क्या था, ए प्लस बी
कोस थीटा। अब यहां से अल्फा निकालें तो इधर हो जाएगा टेन इनवर्स बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये भी मेरा डायरेक्शन निकल गया। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण ले, एग्जाम्पल लिख लें। अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल की बात करूं, ये एक मेरा वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। इधर से मेरा एक वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन है, और इन दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री है। तो हमें निकालना है इसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन। फाइंड द रिजल्टेंट R and डायरेक्शन अल्फा। रिजल्टेंट R निकालना है और डायरेक्शन अल्फा निकालना है। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा R, और ये इन दोनों के बीच का जो एंगल अल्फा होगा वही डायरेक्शन होगा। तो हमें पता है रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं। R इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2a 20 इंटू बी 40, और कोस थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री। तो ये हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 2 to 4 4 1600 cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री बताओ, हाफ होता है 1/2। ये कट जाएगा तो यहाँ 800 आ जाएगा। तो ये मेरा कितना आ गया टोटल रूट में? 1600 400 2000 2800, और 2800 का रूट कितना आता है? तो रिजल्टेंट इक्वल टू 20√7 न्यूटन। ये तो मेरा क्या आया? ये क्या आया? तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया। अब हमें डायरेक्शन भी फाइंड करना है। इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा था। बी साइन थीटा 40 साइन 60 डिग्री अपॉन ए 2 प्लस बी कॉस थीटा 40 कॉस 60 डिग्री। तो यहां से हम लिख सकते हैं 40 साइन थीटा रूट साइन थीटा कितना होता है? √3/2 20 प्लस 40 इंटू हाफ। ये हो गया, यहां से कट गया 20 हो गया, तो ये हो गया 20√3, और ये कटा 20 तो 20 20 40, ये कटा ये 2 हो गया, तो √3/2 ये हो गया ना। तो ये मेरा आ गया कितना? tan अल्फा इक्वल टू √3/2। तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। तो ये मेरा डायरेक्शन भी आ गया। ठीक, अब इसका स्पेशल केसेस है, 2 स्पेशल केसेस है। अब कौन कौन सा स्पेशल केसेस है वो मैं बताता हूं। स्पेशल केसेस हैं, लिख रहे हैं स्पेशल केसेस। पहला स्पेशल केस है अगर थीटा 0 हो जाए। 2 वेक्टर दिया हुआ है, एक वेक्टर ए है, ये ओरिजिन है, एक वेक्टर बी है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 हो जाए तो मेरा रिजल्टेंट क्या होगा? तो रिजल्टेंट होगा, हम लिखते थे a² प्लस b² प्लस 2ab कोस
थीटा, और थीटा के जगह अगर हम 0 डाल दें तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। और ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ये अंडर रूट से बाहर निकल के a प्लस बी हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा। आया समझ में। अगर थीटा 0 हो जाए मतलब पैरेलल वेक्टर हो जाए, अगर पैरेलल दोनों वेक्टर पैरेलल है उस समय की अगर हम बात करें तो मेरा जो रिजल्टेंट है वो मैक्सिमम होगा। और कितना होगा, a प्लस बी होगा। और अगर हम केस 2 की बात करते हैं तो केस 2 में क्या होता है, अगर हम थीटा को 180 डिग्री कर देते हैं, 180 डिग्री कर देते हैं मतलब एंटी पैरेलल कर देते हैं, एक इधर हो गया एक इधर हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, 180 डिग्री हो गया दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। तो इस समय की बात करें तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री होता है -1। तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा a माइनस बी, और ये होगा आर मिनिमम रिजल्टेंट होगा, मिनिमम रिजल्टेंट होगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने तो देखा कि वेक्टर होता क्या है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर्स के टाइप्स कितने होते हैं, और वेक्टर को हम ऐड कैसे करते हैं। 3 तरीका हमने देखा, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एनालिटिकल मेथड। तो यहां तक तो हमने देखा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा तो उसमें मैं वेक्टर एडिशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मेरा जो नेक्स्ट अगला है वेक्टर पे ही, जो बेसिक रिव्यू ऑफ वेक्टर कर रहे हैं उस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। मेरा इस पे बचा है कि अगर वेक्टर्स है तो उसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। हमने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि जो स्केलर प्रोडक्ट है और वेक्टर प्रोडक्ट है उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।